नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दंगों की। आज हम बात करेंगे दंगों की सियासत की, और बड़ी बहस का हमारा मुद्दा होगा कि आखिरकार दंगों पर सियासत कब तक होती रहेगी। लेकिन सब राजनीति में हिंसा की आग सियासी रोटियां सेकने के काम आती है। बाद में उसकी राख पर शुरू होती है असली राजनीति। उस राख को कभी विरोधियों के चेहरे पर कालिक बनाकर पोता जाता है, तो कभी वैचारिक बारूद की तरह। यूपी में यही हो रहा है। यहां नेताओं ने पहले लोगों को हिंसा के लिए उकसाया। यूपी की सरकार ने सत्ताधारी ही नहीं बल्कि विरोधी दलों के नेताओं को भी पूरा मौका दिया कि वो जहां चाहे जैसे चाहे आग उगले, ताकि वोट बैंक खींचने वाला चुंबक बनाने के लिए तनाव का लोहा गर्म हो जाए। इसके लिए पहले नेताओं को हिंसा भड़काने का मुलजिम बनाया गया और फिर उन्हें विधानसभा तक आने की छूट भी दी गई। मकसद आज पूरा हुआ। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। खेल जमा तो दूसरा खेल शुरू हुआ। हिंसा भड़काने के आरोपी विधायकों की लिस्ट में शामिल बीजेपी के सुरेश राणा को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि हिंसा की राजनीति पर यूपी में राजनीतिक दलों के बीच नूरा कुश्ती कब तक चलेगी। क्या मुजफ्फरनगर के दंगों की तरह आरोपियों की गिरफ्तारियां भी फिक्स हैं कि कब, कहां, किसका नंबर आएगा? यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में हंगामा मूसलाधार है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में हिंसा की राख पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच आर पार की राजनीति पहले से चल रही थी। शुक्रवार को मामला तीखी झड़प और फिर हाथापाई तक जा पहुंचा। मुजफ्फरनगर मामले पर आरोपी विधायक सुरेश राणा इस पूरे मामले में अपनी सफाई दे रहे थे। उसी दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक और मंत्री अंबिका चौधरी ने उन्हें डपकते हुए बैठने के लिए कहा। इसी बात से नाराज विधायकों ने हंगामा शुरू किया और हंगामा इतना बढ़ा कि समाजवादी पार्टी विधायक और मंत्री बीजेपी विधायकों से भिड़ गए और हाथापाई तक की नौबत आ गई। लोकतंत्र पर एक और कलंक लगने के बाद सरकार अचानक सक्रिय हो गई। मुजफ्फरनगर में हिंसा के आरोपी जो विधायक पिछले एक पखवाड़े से धड़ल्ले से घूम रहे थे, विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हो रहे थे, उनमें से एक सुरेश राणा को लखनऊ के अंबेडकर पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया। इनको बीजेपी कार्यालय से गोमती नगर जाते समय रास्ते में इनको अरेस्ट किया गया है और ये अरेस्ट मुजफ्फरनगर पुलिस ने इनका एग्जीक्यूशन वारंट लखनऊ पुलिस को सर्व किया था कि ये हमारे इन्वेस्टिगेशन में केस में वांटेड है। सदन में हंगामा और सड़क पर बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी के साथ ही समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेताओं ने नए रण की नीति बनानी शुरू कर दी। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे को देख लेने और आईना दिखाने में जुटे हैं। विधायक जी ने पूरी उदारता से सफाई देने का समय दिया और उस समय का हो रहा था पुनः उस विषय पर चर्चा करने के लिए, जिस विषय पर चर्चा सदन में हो चुकी है और नियमानुसार जिस विषय पर चर्चा सदन में हो चुकी, मैंने ये उनसे कहा कि आपके उदारता का दुरुपयोग हो रहा है। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये तो आपको राज्य सरकार से पूछना पड़ेगा। हम गिरफ्तारी के लिए हम तो इतना बार कह रहे थे कि इस गिरफ्तारी के जो परिणाम आएंगे उसके बाद की जिम्मेदारियां अखिलेश यादव जी की सरकार को लेनी पड़ेगी। हम गिरफ्तारी से नहीं बचे। समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर पहले ही दिन से आरोप लग रहे हैं कि मुजफ्फरनगर की हिंसा दोनों ने अपने अपने सियासी फायदे के लिए भड़काया और अब जिस तरह जांच, एफआईआर और कार्रवाई के नाम पर खेल चल रहा है, उससे यही लगता है कि आरोपी नेताओं की गिरफ्तारी भी फिक्स है। कौन, कब, कहां और कैसे गिरफ्तार होगा, सब कुछ पूर्व नियोजित। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या अखिलेश सरकार जवाब देगी कि हिंसा भड़काने के आरोपी नेताओं को फौरन क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? क्यों आरोपी नेताओं को घूम घूम कर बयानबाजी करने की खुली छूट दी गई? क्या आरोपी विधायकों को विधानसभा में आने का मौका इसलिए दिया गया ताकि वो हंगामा करके हिंसा की सियासत की लपटें और भड़का सकें? एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है। 30 इंस्पेक्टर्स उसमें बाहर से आए हैं, 2 एडिशनल एसपीज आए हैं। हर जगह पर फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से एविडेंस कलेक्ट किए हैं और बहुत जल्दी हम लोग बहुत साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके जो भी दोषी है उस पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार गिरफ्तारियों का क्रम जारी है। मुजफ्फरनगर पुलिस कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है,
लेकिन यूपी में कानून के पहरेदारों और कानून बनाने वालों का रवैया देखकर कई राजनेता भी हैरान हैं। दोनों तरफ से जब सदन नहीं चल रहा था, दोनों तरफ से लोग बढ़े, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, दुखद था, और इसे मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो कुछ नहीं हुआ उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं ईश्वर को। अन्यथा आज जो स्थिति थी, फिर हमारे एक शानदार जो हमारा विधानसभा का इतिहास रहा है, उस पर एक कलंकपूर्ण अध्याय आज लग जाता। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी राज्य में हर पार्टी के नेता हिंसा की आग में सियासी रोटियां सेकने में जुट जाएं और हिंसा की राजनीति पर सरकार और विपक्ष के बीच नूरा कुश्ती होने लगी तो क्या होगा? इसका जवाब राजनीतिक दलों के पास या तो है ही नहीं, या फिर वो जवाब देना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें जनता और कानून से ज्यादा सियासी नफा नुकसान की फिक्र है। वाराणसी में संतोष ओझा और लखनऊ में अभिषेक मिश्रा के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर हिंसा फिक्स थी तो क्या गिरफ्तारी भी फिक्स है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि लोगों के नाम वारंट निकल चुके हैं। सबको पता है किन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिया या किन लोगों पर इस तरह का आरोप है। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था या नहीं, लेकिन उन पर इस तरीके का आरोप पुलिस ने लगाया है और इस आरोप के बाद भी ये तमाम लोग विधानसभा में बैठते हैं। अंबिका चौधरी नाम के मंत्री से उनका झगड़ा होता है, अंबिका चौधरी भी उनसे झगड़ा करते हैं, संगीत सोम भी उनसे झगड़ा करते हैं, हाथापाई की नौबत आती है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती है। कल साध्वी प्राची और संगीत सोम दोनों हमारे साथ थे। हमारे साथ ओझा साहब थे, समाजवादी पार्टी के नेता। हमने उनसे बार बार कहा कि इन दोनों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते, ये हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आप डीजीपी को फोन लगाइए, मुख्यमंत्री को फोन लगाइए, लेकिन ओझा साहब फोन लगाने को राजी नहीं थे। तो इसका मतलब हिंसा भी फिक्स थी और गिरफ्तारी भी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी, जिन्हें बड़े बेआबरू करके समाजवादी पार्टी के कूचे से निकाल दिया गया था। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक प्रधान जी। हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम सिंह, जो कि डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ हैं तौकीर रजा खान साहब, जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और हथकरघा निगम के उपाध्यक्ष हैं। इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया हुआ है मुलायम सिंह सरकार ने। हमारे साथ हैं यशपाल मलिक साहब, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया जाट रिजर्वेशन एजिटेशन समिति। हमारे साथ राजीव त्यागी जी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। सबसे पहले तौकीर रजा खान साहब, आपके पास, आपने तो इस्तीफा दे दिया था जनाब। जी जी, तो क्या हुआ इस्तीफे का? हाँ, मैंने इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि लेटर लिखा। नहीं, मैं वही वजाहत कर रहा हूँ जी। मैंने इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि एक नाराजगी नामा भेजा था कि मेरी छोटी सी पार्टी है और उसका अलायंस हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ। मैं समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हूँ, ना उनके नुमाइंदे की हैसियत से आया हूँ। मेरा अलायंस है समाजवादी पार्टी के साथ और कुछ शर्तों पर उनसे अलायंस हुआ था और उन शर्तों पर अभी तक अमल नहीं हुआ और इस दौरान में मुजफ्फरनगर जैसी दुखद घटना हो गई। इस पर मैंने उनसे कुछ मांगे रखी थी और ये कहा था कि जो हमारी शर्तें थी उन पर जल्द अमल किया जाए। और मुजफ्फरनगर में जो इतना भयानक हादसा हुआ है, मेरा मानना यह है, मैंने गुजरात भी देखा है, मैंने आसाम भी देखा है, उससे ज्यादा भयानक मेरा मानना है कि ये हादसा मुजफ्फरनगर का है। तौकीर साहब, आपको तो धरना दे देना चाहिए था मुलायम सिंह यादव के घर के आगे। आप भी लिप सर्विस कर रहे हैं, अंग्रेजी में एक शब्द है लिप सर्विस, वोट हिलाओ काम चल जाए। आपको तो अभी तक अखिलेश और मुलायम सिंह यादव के घर के आगे धरना दे देना था। आप लोग तो बड़ा नरेंद्र मोदी चिल्लाते थे। पड़ी तो ये काम भी किया जाएगा। नहीं, पड़ी क्या, पड़ गई है जनाब। नहीं, वो तो मैं अब भी चिल्लाता हूँ। नहीं, पड़ गई है जनाब, पड़ी क्या? तो मुझे भी कुछ वजाहत करने का मौका दी। नहीं, मैं दूंगा, पर मेरे सवाल है ना साहब, मेरा सवाल है और मैं बड़ा जज्बाती इंसान हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं सुनता हूं, पहचानता हूं और आपके सवालात भी बहुत अच्छे लगते हैं। इस वक्त मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने उनसे यही मांग की है कि जिन लोगों ने इसमें लापरवाही की है या जो इसके दोषी है, सख्त कार्रवाई की जाए, वरना हमारा अलायंस जो है ये बाकी नहीं रह सकेगा, ये अलायंस टूट जाएगा। और इसमें खास तौर से जो आप कह रहे हैं कि धरना देना चाहिए,
इस वक्त मैं ये महसूस करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान की फिरका परस्ती ने उत्तर प्रदेश को निशाना बनाया हुआ है। इसलिए नाराजगी के बावजूद मैं उत्तर प्रदेश सरकार की हिमायत करने के लिए, क्योंकि ये संकट की घड़ी है और मैं सेकुलरिज्म पे यकीन रखता हूं, लोकतंत्र का हामी हूं और लोकतंत्र की हिफाजत के लिए फिरका परस्तों से मुकाबला करने के लिए मैं महसूस करता हूं कि इस वक्त मुझे हुकूमत उत्तर प्रदेश की हिमायत करनी चाहिए, इनके साथ खड़ा होना चाहिए। मतलब राज्य मंत्री की लाल बत्ती आप नहीं छोड़ना चाहते, भले से आपके भाइयों बहनों पर, हिंदू मुस्लिम भाइयों बहनों पर कितना भी जुल्म हो जाए? नहीं, मैं वो अपना इस्तीफा भेज चुका हूं, अभी तक मंजूर नहीं किया गया है। मैं बत्ती छोड़ चुका हूं, मैं अपनी गाड़ी में चल रहा हूं। वो रियायतें जो मुझे दी गई राज्य मंत्री की हैसियत से, उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी जाती गाड़ी से चल रहा हूं। अच्छा रजा खान साहब, सिर्फ एक जवाब जानना, एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। इतने सारे लोग हैं, 16 के 16 लोग हैं, उसमें बीएसपी भी है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें समाजवादी पार्टी के भी छोटे मोटे नेता हैं, उसमें आजम खान का नाम भी आ रहा है, उसमें बीजेपी के विधायकों का नाम भी आ गया है। कईयों के खिलाफ तो वारंट भी निकल गए, वो विधानसभा में घूम रहे हैं आराम से। इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती आपकी सरकार? जी नहीं, सरकार तो गिरफ्तार, विधानसभा का सत्र चल रहा था तो अब गिरफ्तारी शुरू हो गई है। पहली गिरफ्तारी किसने हो गई, कहा कि विधानसभा के सत्र के दौरान गिरफ्तारी नहीं हो सकती? आजम खान साहब का सवाल मुझे बताइए, किस कानून में लिखा है कि विधानसभा के सत्र के दौरान गिरफ्तारी नहीं हो सकती? किस कानून में लिखा है? नहीं, गिरफ्तारी होना चाहिए, गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन मैं सरकार का स्पष्टीकरण देने के लिए ये तो सरकारी आदमी को बुलाना चाहिए था। मैं इत्तेहाद मिल्लत की जानिब से अपने उन मजलूम भाइयों का दर्द लेकर आप लोगों के दरमियान आया हूं और मेरी हुकूमत उत्तर प्रदेश से मांग ये है कि उन लोगों के पुनर्वास का फौरन इंतजाम किया जाए। 70 से 80 हजार लोग अपने ही शहर में शिविरों में पड़े हुए हैं, शरणार्थियों की तरह वहां, और 100-100, 200 बीघे जमीन के मालिक वो लोगों की इमदाद लेने पर मजबूर हो गए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा अन्याय कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरी आप हजरात से भी ये अपील है, तमाम चैनलों से भी ये अपील है कि इस मामले को इंसानियत की निगाह से देखा जाए, इस मामले को सियासत की निगाह से ना देखा जाए। ये अपील आप मुलायम और अखिलेश और आजम खान को करते तो बेहतर होगा, लेकिन गिरफ्तारी के नाम पर कैसा नाटक चल रहा है देखते हैं। सुरेश राणा के साथ लखनऊ में क्या हुआ? ये वही शख्स हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया और पूरे लखनऊ में टहलाया जा रहा है क्योंकि इनकी गिरफ्तारी बिना वारंट के हुई है। राणा साहब, गिरफ्तारी कैसे हुई और क्या कैसे आप कहाँ जा रहे थे, कैसे गिरफ्तारी हुई? नहीं, गिरफ्तारी का कोई पहले भी डर नहीं था, अब भी डर नहीं है। मैं विधानसभा से बाहर निकला, कार्यालय गया, कार्यालय से बाहर निकला, गिरफ्तारी हो गई। और हमने पहले भी आज सदन में भी कहा था कि हमारे ऊपर आरोप है कि भड़काऊ भाषण दिया है। हमने मुख्यमंत्री से कहा था आज भी सदन के अंदर, यदि आपके पास कोई कैसेट है, कोई रिकॉर्ड है तो आप उसे रखिए, मीडिया को दो और सदन के पटल पर रखो, लेकिन कोई उनके पास नहीं है। केवल एक नियत है, एक नीति है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसाया जाए, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को फंसाया जाए। कारण एक है, और हमने सदन के अंदर कहा था कि यदि आपको जांच करनी है तो आप उनकी जांच करो। जिन्होंने जोली गांव में रोक करके लोगों के ऊपर हमला किया, हजारों लोग घेर करके उनके ऊपर आक्रमण हुआ, कुछ लोग नहर में डूब गए जान बचाने के लिए, आज भी वहां लाशें बरामद हो रही हैं। जांच करनी है आपको तो उनकी जांच करो। शहीद चौक पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी भड़काऊ भाषण देते हैं, जांच करनी है तो उनकी जांच करो। जो कवाल के अंदर जब घटना होती है 2.5 घंटे के अंदर अधिकारी अभियुक्तों को पकड़ लेते हैं, लेकिन लखनऊ से फोन जाता है और उन्हें छोड़ दिया जाता है। कौन लोग हैं, उनकी जांच करो। और आज हमने कहा जब स्ट्रिंग ऑपरेशन के माध्यम से सरकार के वरिष्ठ मंत्री का नाम आया है तो सबसे पहले उनका इस्तीफा लो। आज मैंने सदन में जैसे उनका इस्तीफा मांगा तो समाजवादी पार्टी बौखला गई है और बौखलाहट में मेरी गिरफ्तारी हुई है, और केवल इसलिए कि मैंने सच्चाई को उजागर करने का सदन में प्रयास किया। सच्चाई कड़वी होती है, जब पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। हमने सदन में भी उठाया और लगा के सबको जानकारी हो गई कि समाजवादी पार्टी के लोगों का दंगे के पीछे हाथ है। और वहां समाजवादी पार्टी के एक पूर्व MP ने यह बयान भी दिया है कि समाजवादी पार्टी के मंत्रियों का दंगों में हाथ है। समाजवादी पार्टी खुद एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। तो मुख्यमंत्री जी ने अपनी एक तरह से जो नाकामयाबी है उसे छिपाने के लिए मेरी गिरफ्तारी की। 16 नेताओं के खिलाफ वारंट था, लेकिन आज आपने विधानसभा में आवाज उठाई, उसको लेकर हाथापाई भी हुई, झड़प भी हुई। क्या उसका नतीजा है कि सुरेश राणा की पहली गिरफ्तारी की गई, बाकी नेता कल थे उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई? बिल्कुल वही है, और आपने बिल्कुल सच कहा। आज विधानसभा में जो हमने आवाज उठाई है वो आवाज सरकार को चुभी है, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। आप लोग बगैर वारंट की गिरफ्तारी, आरोप है कि आपके पास वारंट नहीं है गिरफ्तारी के लिए, आप लोग गिरफ्तार किए हैं इनको।
किसी तरह का वारंट है आपके पास इनको गिरफ्तार करने के लिए? उनका मुख्यमंत्री बोलने की स्थिति में नहीं, वो क्या बोलेंगे? आप लोग 2.5 घंटे से एक विधायक को लेके घूम, एक मिनट जाना है, चलना है घर। फिलहाल पुलिस इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, वारंट की बात पर खामोशी है, लेकिन नेताओं के तेवर बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे होंगे और जिस तरह से नेताओं की गिरफ्तारी हुई आगे सड़क पर आंदोलन भी बढ़ सकता है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ विपिन चौधरी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। डॉक्टर विक्रम सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, एक्स डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। विक्रम सिंह जी, आगे सड़क पर आंदोलन भी बढ़ सकता है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ विपिन चौधरी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। डॉक्टर विक्रम सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, एक्स डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। विक्रम सिंह जी, एक एडीजी छुट्टी पर चले गए, उनका कहना है उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, उसके बाद पुलिस गिरफ्तारी करती नहीं है, विधानसभा के सत्र का हवाला दिया जाता है। आजम खान कहते हैं कि चूहे अपने बिल में छिप जाते हैं, तो बिल से चूहों को निकालना सरकार का काम नहीं है क्या? बिल्कुल ठीक दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पुलिस अगर आ जाए अपने पे तो ये कोई चीज असंभव नहीं कि कोई कहीं भी हो, न उनको आसमान निकलता है न जमीन पी जाती है। अगर पुलिस करना चाहे तो जैसे ही पंचायत हुई थी, तात्कालिक रूप से बिना वारंट की प्रत्याशा में उनकी गिरफ्तारी तात्कालिक रूप से होनी चाहिए थी, नहीं हुई। और पंचायत में न होने के बाद फिर वारंट लिए गए, वारंट लेने के बाद भी इतना विलंब किया जा रहा है। और आज अगर इसकी समीक्षा की जाए कि जो गिरफ्तारी हुई है बहुत कम, बहुत विलंब से। नंबर 2, आपने जो कहा कि एक अधिकारी छुट्टी पे चले गए, ये उनका व्यक्तिगत और निजी मामला हो सकता है, और ये पुलिस में कहा जाता है कि नोबडी इज इंडिस्पेंसेबल। कोई अगर आता है, कोई जाता है, और प्रत्येक अधिकारी को ये अधिकार है कि अपने कैरियर प्रोस्पेक्ट के लिए भारत सरकार की डेपुटेशन के लिए आवेदन दे। लेकिन जितना मैं जानता हूं, कोई पलायनवाद या कोई मैं समझता हूं कि अरुण कुमार जी एक बहादुर, कर्तव्यपरायण और अच्छे अधिकारी में उनकी गिनती की जाती है। वो पलायनवाद में विश्वास नहीं रखते हैं और नहीं कभी अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे। और जहां तक छुट्टी की बात है, ये उनका नितांत व्यक्तिगत निर्णय है। और रही बात इसकी कि आपने बिल्कुल सही कहा कि विधानसभा चल रही है, यह कोई तर्क बिल्कुल अमान्य है, बिल्कुल लचर तर्क है ये कि हमको अगर गिरफ्तारी करनी है तो गिरफ्तारी करनी है, उसमें कोई भी तर्क स्वीकार्य नहीं है। और जितना विलंब होगा स्थिति उतनी ही विषम और कठिन होती जाएगी। राजीव त्यागी जी, बड़ा सवाल, आपका गृह मंत्रालय, भारत सरकार का गृह मंत्रालय चेतावनी देकर सो गया, और जब सोने के बाद जब वहां हिंसा बढ़ गई, 10 दिन तक वहां तांडव चलता रहा, किसी ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद जब लोग रिलीफ कैंप में रहने लग गए तो मनमोहन सिंह जी भी चले गए, सोनिया भी चली गई, राहुल गांधी जी भी चले गए, और सबने कहा कि हम दर्द बांटने आए हैं। सवाल यह है कि दर्द दिया क्यों गया? देखिए दीपक जी, मैं इसमें सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में केंद्र सरकार ने मुजफ्फरनगर के दंगों की सूचना प्रदेश सरकार को बहुत दिनों पहले दे दी थी। आईबी की रिपोर्ट में दर्ज है। और ये कोई मैं, उसके बाद सो गई केंद्र सरकार, जैसे हर मुद्दे में सोती है। देखिए सुनिए, आप बोल लीजिए एक मिनट जरा मुझे। मैं कोई इसमें अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये स्टेट और केंद्र का जो कम्युनिकेशन होता है उसमें सब चीजें दर्ज है। नंबर 1, जब आईबी की रिपोर्ट चली गई तो प्रदेश सरकार को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती से लेना चाहिए था और कहना चाहिए था कि आप लोगों को इस दंगों के विरुद्ध चौकस रहना है। जब वो चौकस नहीं रहते हैं, जब पहली वारदात होती है, उस वारदात पे अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर देता तो निश्चित रूप से इतना भयावह स्थिति नहीं होती। तो मुजफ्फरनगर के इतिहास में जी क्या कर रहे थे, सोनिया जी क्या कर रही थी, मुजफ्फरनगर के इतिहास के बारे में कह देना चाहता हूं कि सन 47 में जब पार्टीशन हुआ तब भी दंगे नहीं हुए, बाबरी मस्जिद की शहादत हुई तब भी दंगे नहीं हुए। हाँ, जब आप केंद्र में और आपके सहयोगी समाजवादी पार्टी राज्य में तो दंगे हो गए। आपकी सहयोगी समाजवादी पार्टी, बिल्कुल सहयोगी है हमारी समाजवादी पार्टी, मैं स्वीकार करता हूँ, तो दंगे हो गए। बिल्कुल समाजवादी पार्टी, मतलब बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिले हुए हैं। समाजवादी पार्टी, मतलब बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिले हुए हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, दंगे करवाने, आप जो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, दंगों की शुरुआत किसने की? भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने श्यामली में आज से 6 महीने पहले जिस तरह से पंचायत की थी, उसी दिन दंगे की नींव रखी गई थी। कौन से नेता थे, नाम लीजिए ना। नाम लेने की जरूरत इसलिए नहीं है, नाम लीजिए, नाम लीजिए। आप हुकम सिंह जी ने पंचायत की थी, हुकम सिंह ने पंचायत की थी, अशोक प्रधान हुकम सिंह जी ने पंचायत की थी। और मैं कह देना चाहता हूं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वीडियो डाउनलोड किया, भारतीय जनता पार्टी ने अब ये होगा इसलिए उत्तर प्रदेश में क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, अब इनको राम याद आएंगे, अब इनको मंदिर याद आएंगे, इनको हर वो चीजें याद आएंगी जिससे सांप्रदायिकता का जहर
उत्तर प्रदेश की आपको जनता के मुसलमान वोट याद आएंगे, आपको मुसलमान वोट याद आएंगे, इसीलिए जाटों से तो नहीं मिले मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी, मानते हैं ना मलिक साहब? दीपक जी गलत है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, पहले मैं इसका जवाब देना चाहूंगा दीपक जी। उत्तर प्रदेश में मैं बिल्कुल जवाब देना चाहता हूँ। पहले मलिक साहब आपकी बात आने से वहाँ के मंत्री थे उनको साथ लेके नहीं गए, चौधरी साहब को साथ लेके जाने का फर्ज बनता था, बिल्कुल अलायंस थे, उनको साथ लेके नहीं गए और खुद अकेले गए कि चौधरी साहब को तो रोक लिया, रोक लिया, अपनी अकेले पटोर लाना, पूरी सिंपैथी अपने घर ले आना, दंगों पर रोटियां फेंकने का काम, की वकालत कर पूरी रहे हैं। सिंपैथी, आज से एक साल पहले पूरी सिंपैथी बटोरने का काम दुनिया किया। जानती है जी। दुनिया जानती है आपके चौधरी साहब के बारे में कह सकते हैं एक साल पहले। तो फिर लिया क्यों? आप चौधरी साहब की वकालत फिर करना छोड़ दें, चौधरी वकालत करने का आप कर रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ को हटवा दीजिए मंत्री उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को हटा दीजिए मंत्री पद से। उत्तर प्रदेश में जिम्मेदार मंत्रालय उनके पास है, कांग्रेस पार्टी ने मंत्री को रोक लिया, जिम्मेदार मंत्रालय उनके पास है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 23 साल में जात बिरादरी की कोई पॉलिटिक्स नहीं की, धर्म की पॉलिटिक्स नहीं की। अगर हम भी धर्म और जाति की पॉलिटिक्स कर रहे होते तो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती। उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद का ताला किसने खोला? राजीव गांधी ने भूल गया, भूल गया बाबरी मस्जिद का ताला किसने खोला? राजीव गांधी ने खोला था। बिल्कुल सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं थी, वो हिंदू वोट पाने की राजनीति थी, हिंदू वोट पाने की राजनीति थी। मलिक साहब मैं बताना चाहता हूँ इन्हीं की पार्टी के बारे में इनका खुलासा शहीद उम्मा 30 तारीख की मीटिंग में थे और हरिंदर मलिक 31 तारीख की मीटिंग में थे। इसीलिए 1984 में सिखों का कत्लेआम हुआ था कांग्रेस के द्वारा। सिखों को साथ लेके चलते आप, मुझे पता था सिखों को साथ लेके चलते आप, सिखों को साथ लेके चलते आप। मैं इन्हीं का जवाब देना चाहता हूँ। 1984 में राजीव जी 1984 में जब दंगे हुए उस वक्त का मैं आपको जवाब इसलिए देना चाहता हूं कि उसके बारे में बहुत से मीडिया में ये बात उछलती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग विशेष रूप से इस बात को उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूं जिस टाइम दंगे हुए उसके 3 दिन के अंदर अंदर केंद्र सरकार ने राजीव गांधी जी के नेतृत्व में दंगों को कंट्रोल करने का काम किया। नंबर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अशोक प्रधान जी आ जाइए, इंदिरा जी अशोक प्रधान जी आ जाइए। लाश घर में पड़ी थी और उनके बेटे राजीव गांधी जी दिल्ली की सड़कों पे घूम घूम करके दंगों को रोकने का काम आज तक न्याय नहीं मिला। नंबर 3 राजीव गांधी बहुत बढ़िया। फॉरेन मिलिट्री को बुला करके राजीव गांधी जी माफ कीजिएगा, मैं कभी ये बोलता नहीं हूँ, लेकिन झूठ बोलने की भी हद होती है, झूठ बोलने की हद होती है। अशोक प्रधान जी, अशोक प्रधान जी, इतिहास में क्या दर्ज है आप भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ, देश की जनता भी जानती है। अशोक प्रधान जी पे बताना चाह रहा हूँ इन्हीं की पार्टी मैं आपके पास आता हूँ। अशोक प्रधान जी, राजीव गांधी दिल्ली में दंगों को रोक रहे थे सड़क पे उतर के। दीपक जी, जिस ढंग से इन्होंने सरदारों का कत्लेआम किया वो किसी से छुपा नहीं है। इनके बड़े लीडर कहते हैं कि जब एक बरगद का पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। दीपक जी नंबर 2 इनको बोलने का अधिकार नहीं है। इनकी हालत तो वो है कि नक्शे की जांच करती है, आप ये देखिए कि ये वहाँ तो प्रदेश की सरकार दोषी है। एक तो कहते प्रदेश की सरकार को बता दिया था ये दंगे होंगे और दूसरी जब दंगे होंगे और प्रदेश की सरकार ने नहीं रोका तो क्या फर्ज बनता है केंद्र का? केंद्र का फर्ज बनता है कि वो कार्रवाई करे। क्यों नहीं कार्रवाई हुई? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप बोल किस मुंह से रहे बैठ के? मुझे यह समझ नहीं आ रहा आपने कार्रवाई क्यों नहीं की जब आपके होम मिनिस्टर ने केंद्र सरकार ने बताया कि दंगे होंगे दंगों को रोका जाए तो आपने सरकार क्यों नहीं रोके? और जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मोदी जी को राजधर्म का पालन करना चाहिए तो आपने क्यों नहीं कार्रवाई की थी? आपको केंद्र में समर्थन दे रही है, सिर्फ आपको केंद्र सरकार की पड़ी हुई है। चाहे पूरा देश बर्बाद हो जाए, कितना बर्बाद करने का काम प्रधान साहब बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। बहुत झूठी पार्टी का काम है बर्बाद करने का काम है ना। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने एकता को बना के रखा है। ये केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का काम है, बीएसपी का काम है जो इस ढंग से
संगीत सोम भाड़ों किस तुष्टि पार्टी के नीति बताएंगे आप? और वोट खरीदो। विधायक संगीत सोम कौन सी पार्टी के जिन्होंने वीडियो डाउनलोड किया? संगीत सोम हमारे शहीद जमा किस पार्टी के? शहीद जमा कांग्रेस के पूर्व सांसद है ना? मैं कहना चाहता हूँ है ना पूर्व सांसद? एक मिनट, है ना पूर्व सांसद? बताइए मुझे। बिल्कुल, उनको निकाला आपने पार्टी से, उनको निकाला आपने पार्टी से। उनने भी भाषण दिया था, उनने भी पंचायत में भाषण दिया था। काम करना चाहिए, जब चाहे वो बीजेपी समाजवादी आए तो पार्टी का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का नेता हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का नेता हो, चाहे वो लोकदल का नेता हो, पार्टी से किसी भी निकाला। पार्टी का नेता राजीव जी उनको निश्चित रूप से दंड देना चाहिए। आपने शहीद जमा को पार्टी से निकाला, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। उन पर आरोप है, दीपक जी आपने निकाला, उन पर वारंट है। आपने निकाला, वारंट है उनका, आपने निकाला उनको पार्टी से। इसलिए नहीं निकाला इन्होंने इसलिए कार्रवाई नहीं होने दी कि इनको मुसलमानों को वोट चाहिए। हम तो वोट नहीं चाहिए, पार्टी से निकाला तो दंगों का आरोप में प्रधान साहब बताएं, आपने मोदी जी को पार्टी से निकाला, आपने अमित शाह जी को पार्टी से निकाला, मोदी जी तो मुख्यमंत्री निकाला अमित शाह जी को पार्टी से, इन्हें राघव जी को निकाल दिया। जिस दिन से अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में प्रभारी बन के आए, उसी दिन से सांप्रदायिक गुनाह किया है तो प्रूफ दो। अमित शाह को गिरफ्तार करवा दीजिए ना। हमारे विधायक लगातार कहते रहे, आप बोलिए ना, आप बोलिए ना, आपकी सहयोगी है, आप बोलिए आपकी सहयोगी है। सहयोगी पार्टी है, लेकिन केंद्र सरकार रोज रोज राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। विक्रम सिंह जी इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं। केंद्र सरकार निश्चित रूप से कभी भी रोज के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, और किसी भी केंद्र सरकार ने नहीं किया। इतना बड़ा सांप्रदायिक तनाव था, उसके बाद तो आपको अखिलेश यादव सरकार को बर्खास्त कर देना था। आपने क्यों नहीं किया? बताइए, बताइए, बर्खास्त कर देना था आपको राजीव त्यागी जी, आपने क्यों नहीं किया? और जब पहले कह दिया सरकार को, प्रधान साहब मुझको जवाब दीजिए ना, प्रधान साहब को मत दीजिए, मुझको जवाब दीजिए। राजीव त्यागी जी क्या किया था? राजीव त्यागी जी आप बताइए, अखिलेश यादव और आपकी सरकार ने क्या किया? से आपका चेहरा पूरा पुता हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, आप सद्भाव की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बात हमेशा राजनीति करने का काम करते हैं। आप तो बोल नहीं सकते, आप नहीं बोल सकते, आपके चेहरे पर सांप्रदायिक पुती हुई है। आप क्या बोल पाएंगे? आपके जो प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट है, उनके चेहरे पर सांप्रदायिक मुलायम सिंह को कालिक पुती हुई है। वहाँ तो स्टूडियो में सब चिल्ला रहे हैं, एक साथ चिल्ला रहे हैं। सीबीआई को दिखा के डिस्कशन का तो कुछ है नहीं। अच्छा चलिए, शाहिद सदीर जी के पास चलते हैं। मलिक साहब, मैं आपके पास आऊंगा ग्राउंड रियलिटी के लिए, दोनों को नहीं बोलने दूंगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। सबसे पहले शाहिद जी के पास चलते हैं। शाहिद जी, जमीनी हकीकत क्या है उस पार्टी की जिससे आपको बड़े बेआबरू करके कूचे से निकाला गया, समाजवादी पार्टी? कांग्रेस की जिम्मेदारी है, दोनों ये दोषी है। देखिए मेरी, अब अगर ये लोग चिल्लाना बंद करेंगे तभी मैं बोल पाऊंगा। मैंने कभी ऐसा डिस्कशन नहीं देखा, बहुत डिस्कशन मैंने अटेंड किए हैं पिछले 20 साल में जी। तो ये जो शोर है इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि बेआबरू समाजवादी पार्टी हुई थी, मैं नहीं हुआ था, मैं तो अपनी आबरू बचा के निकल आया था। इसलिए आप ये बार बार जो एक बात कह रहे हैं वो बड़ी कोई अच्छी बात नहीं कह रहे हैं। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन आप कुछ इस तरह से बात को कह रहे हैं घुमाकर कि जिसमें मकसद सिर्फ बटेरे लड़ाना है, डिस्कशन कराना नहीं है कि दो नेताओं को लड़ाओ और पब्लिक को दिखाओ एंटरटेनमेंट। तो ये एंटरटेनमेंट अच्छा नहीं है। देश में इस वक्त लाशों के ऊपर राजनीति हो रही है। मुजफ्फरनगर की सच्चाई यह है कि कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं? शायद भाई तैयार किया गया है, पकाया गया है। शायद भाई ये लाशों की राजनीति मैं कर रहा हूं या पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं? पार्टीज भी कर रही हैं। नहीं, लेकिन आप भी मजा ले रहे हैं उसमें। आप बजाय सीरियस डिस्कशन होने के सिखों के दंगे, कौन सिख जाट मुसलमान, यही बात हो रही है। असल मसले पे बात नहीं हो रही है कि ये भाई मैंने जिक्र किया था या राजीव त्यागी ने? राजनीतिक खेल है जिसमें इस्तेमाल किया जा रहा है मुस्लिम सिख ईसाई सारी बिरादरियों का। नहीं, अब इसमें ये त्यागी सभी लोग जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं देखिए एक बात कहना चाहता हूं। अच्छा, मैं आप लोगों की बात नहीं सुनना चाहते, मैं नहीं बोलता। अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं किसी दूसरे की बात अपने अलावा, तो फिर आप बोलते रहिए। शाहिद भाई बोलिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि मुजफ्फरनगर में अगर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता 27 तारीख को, 28 तारीख को, 30 तारीख को, 31 तारीख को, जब ये सीडी बटे, जब कुछ मुस्लिम नेताओं ने ऐसे भाषण दिए जिससे आग लगी, कुछ दूसरे नेताओं ने, हिंदू नेताओं ने भाषण दिए जिससे आग लगी, तो ये दंगे नहीं होते। 7 तारीख को सबको मालूम था, हम दिल्ली में बैठकर हमें मालूम था कि दंगा हो सकता है, लेकिन 7 तारीख को ये हुआ।
पुलिस ने ऊपर कहा सरकार को कि 7 की महापंचायत नहीं थी, बहू बेटी बचाओ रैली। अब अपने आप में इसका नाम ऐसा था कि जिससे दंगा भड़क सकता था, उसको रोकना चाहिए था। लेकिन उस रैली को कहा गया कि इसे होने दीजिए, और उस रैली में हथियार लेकर लोग आए, नारे लगाते हुए लोग आए, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। उसके बाद तो झगड़ा होना था, क्योंकि वहां का, मैं मुसलमान या हिंदू को नहीं ब्लेम कर रहा हूं, दोनों जिम्मेदार हैं, लेकिन सबसे बड़ी तो सरकार जिम्मेदार है। वहां सरकार भाजपा की नहीं है, उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की है। अगर गुजरात में हम नरेंद्र मोदी को जिम्मेवार ठहराते हैं तो इसलिए जिम्मेवार ठहराते हैं कि वहां नरेंद्र मोदी की गुजरात थी सरकार थी, और यूपी में अखिलेश यादव की सरकार है, मुलायम सिंह यादव की सरकार है, इसलिए इनकी जिम्मेदारी है। ये बच नहीं सकते ये कह के कि भाजपा ने ऐसा किया। और आज जो गिरफ्तारियां हो रही है, ये सिर्फ एक ड्रामा है, ये सिर्फ एक तमाशा है। जमीनी सच्चाई है कि आज भी वहां पे लोग गैर महफूज हैं, घरों को जा नहीं सकते, उनकी जमीनें जो उन पे कब्जा हो रहा है, उनकी फसलें काटी जा रही हैं, उनकी मोटरें उठा के ले जाई जा रही हैं, जो वहां पे जो लोग मारे गए हैं उनको जिंदा जलाया गया है, उसकी जो राख तक है उसको खेतों में फैला दिया गया है, उसकी जो है जांच होनी चाहिए थी, जो लाशें थी उनको ढूंढना चाहिए था, चाहे वो एक बिरादरी की हो या दूसरी बिरादरी की हो। ये लाशों को हिंदू मुसलमान जाट नॉन जाट में बांटकर हम भारत के साथ क्या खेल करना चाहते हैं? अगर ये खेल करेंगे तो भारत जो हम सुपर पावर देखना चाहते हैं, जो एक भारत उन्नत भारत देखना चाहते हैं, अपने भविष्य देखना चाहते हैं, वो भारत हम नहीं बना सकते। तो मैं तो बड़ा आबरू बचाकर निकल गए, तो भारत जो हम सुपर पावर देखना चाहते हैं, जो एक भारत उन्नत भारत देखना चाहते हैं, अपने भविष्य देखना चाहते हैं, वो भारत हम नहीं बना सकते। तो मैं तो बड़ा आबरू बचाकर निकल आया समाजवादी पार्टी से, क्योंकि मैंने देख लिया था कि समाजवादी पार्टी जिस रास्ते पर जा रही है उसमें यही होना था, और इस जैसा अभी और खेल होगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, दोनों एक ही खेल करते हैं कि मुसलमान को डराओ वोट ले लो, हिंदू को डराओ वोट ले लो। दोनों भय की राजनीति करते हैं और भय के ऊपर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। अगर भयभीत देश होगा तो देश एक उन्नत देश नहीं होता। भारत भयभीत देश नहीं बन सकता। यहाँ के 125 करोड़ लोग डर डर के रहेंगे, कोई मुसलमान से डरेगा, कोई हिंदू से डरेगा, कोई जाट से डरेगा, कोई सिख से डरेगा। ये डरता हुआ देश कभी चाइना का और अमेरिका का और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। ये मैं भाजपा के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि हिंदुओं को डराना बंद कीजिए, और समाजवादी वालों से भी कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को डराना बंद कर दीजिए। ये डरा के आप क्या खेल कर रहे हैं? कांग्रेस और बीएसपी को क्या कहेंगे शाहिद भाई? ये दो पार्टियां तो छूट गई आपसे। जी मैं अर्ज करूंगा कि कांग्रेस जो है ये पुराना खेल खेलती आई है। ये तो कभी हिंदू कार्ड खेलती है, कभी मुस्लिम कार्ड खेलती है। आपने जैसा कि कहा था कि ताला खुलवाने का जो है वो शिलान्यास कराने का खेल इन्होंने भी खेला था जब इन्हें मौका हुआ था। कभी सिख कार्ड खेलती है, कभी मुस्लिम कार्ड खेलती है। इस देश में सेकुलरिज्म ऐसी टोपी है जिसे हर आदमी पहनना चाहता है। नरेंद्र मोदी भी उस टोपी को पहनना चाहता है, उस टोपी को मनमोहन सिंह भी पहनना चाहते हैं। उस टोपी की शक्ल बिगड़ गई है, सेकुलरिज्म की शक्ल बिगड़ गई है। सेकुलरिज्म इस देश में एक तमाशा बन के रह गया, सिर्फ वोट लेने का एक जरिया बन के रह गया। वो कांग्रेस भी खेलती है, वो समाजवादी पार्टी भी खेलती है, बीएसपी भी खेलती है। मैं तो बड़ा खुश हूं कि मैं आज पार्टियों से दूर हूं, और मैं देख सकता हूं, क्योंकि पार्टियों में रहकर मैंने देखा है कि कहीं कोई सच्ची बात सुनने को, ईमानदारी की बात सुनने को कोई पार्टी तैयार नहीं है। सिर्फ सत्ता में आना एक मकसद है, कैसे आओ, किधर से आओ, लाशों पे से आओ, देश को बर्बाद करके आओ, देशद्रोही बन के आओ, लेकिन सत्ता में आओ, ये एक रह गया। जब तक ये नहीं मिटेगा इस देश को हम जो बनाना चाहते हैं भारत को नहीं बना सकते। भारत बिल्कुल बड़ी बात कही है। मलिक साहब, आप एग्री करते हैं शाहिद सिद्दीकी जी की बात से? शाहिद जी की मैं बहुत से बातों से एग्री करता हूं, लेकिन शाहिद जी की एक बात से मैं एग्री नहीं करता कि शाहिद जी को वहां की ग्राउंड रियलिटी इसलिए नहीं पता। इसमें हम लोग नेताओं को तो जिम्मेदार ठहरा रहे। ऐसा कौन सा ग्रुप था कि 27 तारीख की पंचायत में क्या निर्णय हुआ उसका जिक्र कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। 27 तारीख की पंचायत के बाद जो 30 तारीख की पंचायत थी उसमें क्या निर्णय हुआ, जो 31 की हुई उसमें क्या निर्णय हुआ, जो 7 तारीख की उसमें क्या निर्णय हुआ। जो 30 तारीख की पंचायत हुई उसमें यह दबाव था कि भाई वहां जो एफआईआर दर्ज हुई वो एफआईआर गलत भी वहां दर्ज की जाए, जो 27 तारीख को लोग छोड़ दिए गए रात में उनको ना पकड़ा जाए। जो 30 तारीख की पंचायत का तो यह मतलब था 31 तारीख में सरकार को 7 दिन का समय दिया गया कि जो गलत है 31 तारीख को जो पंचायत बुलाई गई और वो पंचायत रात को मीडिया के माध्यम से कुछ ग्रुप्स ने कैंसिल कर दी, लेकिन लोगों में जो गुस्सा था, एक तरफा कार्रवाई का, लोग वहां पहुंचे और नेता उसमें रोटी सेकने पहुंचे। और दोनों पार्टी, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो हमाम में नंगी ना हो। ये भाई साहब जो कह रहे हैं त्यागी जी,
सईदु जुमा जी 30 तारीख की मीटिंग में थे, हरेंद्र मलिक 31 तारीख की मीटिंग में थे, दोनों पूर्व सांसद है कांग्रेस के। कोई पार्टी ऐसी नहीं थी, भाजपा के पास अगर कोई मुसलमान सांसद वहां होता तो वो 30 तारीख की मीटिंग में होता और हिंदू सांसद 31 तारीख की मीटिंग में होते। कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जिसका कार्यकर्ता हिंदू लीडर हिंदू वाली मीटिंग में नहीं था और मुसलमान में था। क्या ये सारे लीडर जो वोट मांगते हैं इस बात को तय करके वोट मांगते हैं कि हम मुसलमान की रैली में जाएंगे? क्या ये इस बात को तय करके मांगते हैं हम हिंदू में जाएंगे? अगर जिले के 10 नेता, केवल 10 नेता एक जगह बैठ लेते, ये दंगे की नौबत ही नहीं आनी थी। क्योंकि जिले के यही नेता जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जो अगले सांसद बनने वाले हैं, इन्हीं नेताओं का कंपटीशन था कि कौन कितनी लाशों पर रोटियां सेक के और वो अपनी वोट बैंक को पक्का कर सकता है। और यही हालत दौरे की रही। दौरे में भी यही रहा, चाहे वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री का दौरा था, उसमें भी ये हुआ। ये पहले तय करना था कि वहां के लोकल लीडर्स कौन है, उनको साथ लेना था, दोनों कम्युनिटी के लोकल लीडर्स को। आज भी प्रशासन इस बात में फेल है कि वहां के जिम्मेदार नागरिकों को बैठा के और उनकी ड्यूटी लगा दी जाए गांव में लोगों को वापसी लाने की। ऐसा कोई असंभव बात नहीं है, लेकिन आज भी केवल उनको खैरात बांटकर उनको ज्यादा से ज्यादा डरा के घर से बाहर रखा जा रहा कि तुम जाओगे तो तुम पे हमले हो जाएंगे। दोनों कम्युनिटी के, हिंदू कम्युनिटी के लोग भी रात को पूरे गांव में एक जगह सोते हैं, मुसलमान कम्युनिटी के लोग पलायन कर चुके। ये इतना भारी डर, मेरे गांव की मैं घटना बताता हूं। मेरे गांव में भी एक दीपक जी हत्या हुई, खरड़ मेरा गांव पड़ता है। वहां के प्रधान ने सारे मुसलमान भाइयों को अपने यहां रोक के और उस तमाम को ये गारंटी किया, उसी प्रधान के नाम राजनीति की गई, उसी प्रधान के नाम दूसरे गांव की, जो वहां 300 मुसलमान भाइयों को अपने घर पर रोके हुआ, उसी दिन की दूसरी घटनाओं में उसको नामजद कर दिया गया कि जिससे कि वो एक पैसा देने का साधन बन जाए। आज पूरे शासन में यह है, इन 16 नेताओं की गिरफ्तारी की बात नहीं है, जो हजारों बेगुनाह गिरफ्तार होंगे दोनों कम्युनिटी से। दीपक जी इनके तो ग्राहक हैं, इन 16 नेताओं के तो इनकी पार्टी ग्राहक है। जो हजारों बेगुनाह लोग वहां गिरफ्तार होंगे, जिन पर झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे, जिन पर झूठा पैसा कमाने का सिद्धांत बनाया जाएगा, जिनको पुलिस अपनी आमदनी का जरिया बनाएगी, उनका कौन गवाह है इस देश में? ये नेता गवाह है या नहीं है उस वोट बैंक? सही बात बोली मलिक साहब। शाहिद सिद्दीकी के पास चलते हैं, उसके बाद राजीव त्यागी के पास आऊंगा। राजीव, कई कठोर सवाल है मेरे पास। शाहिद जी हाथ उठा रहे थे। शाहिद जी जी, मैं मलिक जी की ज्यादातर बातों से सहमत हूं। वहां पे जो बेगुनाह हैं उनको पकड़ने का काम हो रहा है, बड़े पैमाने पे हजारों पकड़े जा चुके हैं, उनको बचाने वाला कोई नहीं है, उनसे अब उगाई की जाएगी बड़े पैमाने पर। और जो उन्होंने बात कही कि मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि हजारों जाट ऐसे हैं जिन्होंने मुसलमानों को बचाया है और हजारों मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने जाटों को बचाया है। उन्हीं का नाम भी है। मरने वालों को देखते हैं, मारने वालों को देखते हैं, बचाने वालों को नहीं देखते, क्योंकि उसकी खबर नहीं बनती है, उसकी खबर नहीं बनती है, खबर मारने वाले की बनती है। शाहिद भाई बनती है और ऐसी कई खबरें इंडिया न्यूज में चलाई हैं। लेकिन शाहिद भाई बनती हैं और ऐसी कई खबरें इंडिया न्यूज ने चलाई हैं। चलाइए पूरे के पूरे मुसलमान परिवार को कैसे जाटों ने बचाया और कैसे जाट के परिवार को मुसलमानों ने बचाया। मैं दीपक मैं आपको सलाम करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर मेरा इलाका है। मैं एक एक गांव को मैं जानता हूं, कवाल गांव को भी जानता हूं, जौली को भी जानता हूं, मैं इधर के भी सारे गांव को जानता हूं, लिसाड़ को भी मैं जानता हूं, जहां कत्लेआम हुआ है वो भी मैं देख कर आया हूं अपनी आंखों से सारी चीजों को। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज भी नफरतें नहीं है, भय, और भय को खत्म करने के लिए ना सरकार कुछ कर रही है, ना पार्टियां कुछ कर रही हैं, ना सोनिया गांधी कुछ कर रही है, ना मनमोहन सिंह कुछ कर रहे हैं। लोगों को करने दिया जा रहा चल रहा है, उनको डर बैठा दिया। सुरक्षा की भावना को बढ़ाया जा रहा है। तो और मैं मीडिया से दरखास्त करूंगा कि सुरक्षा की भावना को बढ़ाइए, असुरक्षा की भावना को खत्म कीजिए, क्योंकि इस देश में रहना साथ है। आप इस देश में कितने बॉर्डर बनाएंगे? देश बढ़ चुका है पहले, अब देश को आगे नहीं बांट सकते आप। तो ये जो देश को बांटने का काम है ये नहीं होना चाहिए। और जो 27 को हुआ, 30 को हुआ, 31 को हुआ, 7 को हुआ, इस सबके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि आपने खुली छूट दी। कभी आपने एक संप्रदायिकता को आग उगलने की इजाजत दी, कभी दूसरी संप्रदायिकता को आग उगलने की इजाजत दी। तो अगर आप दोनों संप्रदायिकताओं को बराबर का लेकर चलेंगे, ये सेकुलरिज्म नहीं है। दोनों संप्रदायिकताओं को कुचल देना, इनको जेलों में डाल देना, ये सेकुलरिज्म है। दोनों के नेता जेल में जाने चाहिए, किसी एक संप्रदाय के नेता नहीं जाने चाहिए जेल में। मैं कहना चाहता हूं। तौकीर रजा साहब, क्या कर रहे थे अखिलेश, क्या कर रहे थे मुलायम? 12 दिन तक सो रहे थे, आप भी सो रहे थे। देखिए, इस सिलसिले में
एक तो ये कि यहाँ जिस किस्म की डिबेट हो रही है, मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त यहाँ तमाम नेता बैठे हुए हैं और सब अपने आप को ये समझते हैं कि वो देश प्रेमी हैं। देश प्रेम की भावना से, शांति बहाली की भावना से अगर हम बैठे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना है या अपनी पार्टी की गलतियों को छुपाना है तो और बात है। यहां मैंने ये महसूस किया है, उत्तर प्रदेश सरकार के हवाले से मैं कहता हूं कि फिरका परस्ती हमारे अधिकारियों में ज्यादा आ गई है। सरकार के हाथ पैर जो है वो जिला प्रशासन होता है, जिला पुलिस होती है, और मैंने ये महसूस किया है कि जिला पुलिस और जिला प्रशासन सांप्रदायिक हो गई है और फिरका परस्ती उसके जहनों में सरकार नहीं हुई है आपकी, इसी वजह से प्रशासन हो गया, सरकार नहीं हुई आपकी। अधिकारियों को क्यों नौकरी कर रजा खान साहब ये बताइए, सरकार नहीं हुई, सांप्रदायिक अधिकारी हो गए आपके। मुलायम सिंह जी ने कहा था अगर सरकार ने ज्यादा चले सरकार ने खुद जाके जिम्मेदार है, अगर सरकार ने खुद लाठी नहीं चलानी है, नहीं चल सकता, सरकार ने खुद हथकड़ी नहीं लगानी है। जरा सा बात सुन ले, मेरे ख्याल से कहीं मेरी बात गलत होगी, मैं उसको वापस लेने को तैयार हूं, लेकिन संजीदगी से अगर मेरी बात सुन लेंगे तो मैं समझता हूं कि शायद हम कोई नतीजे पे पहुंचने में कामयाब हो जाएं। मेरी दरख्वास्त यह है कि जो इस वक्त फिरका परस्ती उत्तर प्रदेश में एक मुजफ्फरनगर नहीं हुआ है, बल्कि ऐसे छोटे बड़े तकरीबन 100 दंगे हो चुके हैं और ये तमाम अखिलेश यादव ने तो कहा 3 ही हुए हैं। हुकूमत ने राजा साहब पहले ये तो बताइए, आप कह रहे 100, अखिलेश कह रहे 3, किसको सच माने देश? तौकीर रजा साहब को या अखिलेश यादव को जो मुख्यमंत्री हैं? सरकारी रिपोर्ट 27 दंगे बताती है। अरे वो तो 3 कह रहे हैं रजा साहब, सरकारी रिपोर्ट में 27 दंगे बताए गए हैं। खान साहब वो तो 3 कह रहे हैं। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 100 है। मैं बहुत सी जगह पे बजाते खुद मतलब अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं किया गया है और मैं ये काम करता रहा हूँ। अखिलेश यादव ने क्या कहा, का दंगा तो किसी की नॉलेज में सरकारी दंगों की आग में जल रहा है सरकारी पूरा प्रदेश। मतलब खान साहब मेरा बड़ा सीधा सवाल है, अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं देश को। असेंबली में उन्होंने झूठ बोला कि 3 ही दंगे हुए हैं। नहीं, 3 दंगे मेरी जानकारी में नहीं है। उन्होंने क्या कहा है, सरकारी रिपोर्ट जानकारी में होना चाहिए। खान साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपकी जानकारी में तो होना चाहिए। आप कह रहे हैं 100 दंगे, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं 3 दंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जो मैं बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उसको मैं सही नहीं मान रहा हूं, सरकार जो कह रही है उसको मैं सही नहीं मान रहा हूं। मुख्यमंत्री मैंने खुद देखा है तकरीबन 100 से ज्यादा दंगे छोटे बड़े हुए हैं। मतलब खान साहब और सरकार तो ये भी कह रही है कि वहां 40 से 50 तक बोलिए अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं, जबकि ये संख्या बहुत ज्यादा है। सीधा जवाब दीजिए ना, बोलिए अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं। अल्फाज दूसरे के मुंह से कहलवाना ठीक नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अखिलेश यादव ने 3 दंगे कहे हैं तो गलत है, सरकार ने 27 दंगे बताए हैं तो गलत है। हम बजाते खुद ऐसी जगहों पे गए हैं जहां दंगे हुए हैं और ये संख्या तकरीबन 100 है। मतलब अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं। इस सिलसिले में देखिए ऐसा भाई, ये तो आप कहिए, मैं तो कह रहा हूं ना, आप भी कहिए। आप अल्फाज को तोड़ मारूंगा। देखिए मैं तो कह रहा हूं, आप भी कहिए। दीपक जी जो बात है वो कहने दीजिए। दीपक जी कह तो रहे हैं वो कि अखिलेश अब आप जबरदस्ती अपने अल्फाज दूसरे के मुंह में डालना चाहे। इसी तरह एक चैनल ने जबरदस्ती जो स्टिंग ऑपरेशन किया, जबरदस्ती एक सिपाही के मुंह में अपने अल्फाज डाल के कि क्या आजम खां जी ने भी फोन किया था, उसने कहा साहब हाँ किया था। तो इस किस्म का जो माहौल होता है ये ठीक नहीं है। अपने अल्फाज दूसरे के मुंह से मत कहलवाइए। मैं जो कह रहा हूं उन अल्फाज पे गौर कीजिए। बात वही जो आजम खान कहे वही सही, यही समाजवादी पार्टी है क्या? न खाता न वही जो आजम खान कहे वही सही, यही समाजवादी पार्टी है। नहीं, आजम खां क्या कहें? आजम खान ने क्या कहा? आजम खान ने यह कहा है कि मेरी कॉल डिटेल्स चेक करा ली जाए, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दी जाए। मैं आजम खान जी की हिमायत नहीं कर रहा हूं। तो करवा लीजिए कॉल डिटेल चेक। ये जांच का विषय है। ऑर्डर करवाइए सीबीसीआईडी से कि आजम खान की कॉल डिटेल चेक करी जाए। ये तो दीपक जी यही बात तो हमारे विधायक कह रहे हैं। वो तो जांच कमेटी बना दी गई, वो जांच की जाएगी, कौन सी फुटेज है वो, कहाँ क्या बोला है उन्होंने, निकालिए ना उसको।
यही बात तो कही है हमारे नहीं तो ये विधायकों ने भी। ये तो जांच कमेटी बना दी गई है, उन्होंने क्या कहा है, ये जांच हो जाएगी तो पहले जांच और अगर दोषी है, अगर जांच कमेटी बना दी है तो पहले जांच हो जाने देनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए होती। और अगर गिरफ्तारी राणा जी की है तो गिरफ्तारी उधर से भी होनी चाहिए, उनके वरिष्ठ मंत्री की भी होनी चाहिए। जांच का विषय उनके लिए है जिन पर इल्जाम लगाया गया है, जो दोषी है, जिनका दोष देख लिया गया है, उनकी जांच नहीं कराई जाएगी। करने चाहिए थे। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के लोग गिरफ्तार करने एक हुआ ना, राजीव त्यागी जी, तो बाकियों को कर लो। मैंने तो 7 दिन में सबको स्टूडियो लाके बिठा दिया। मैंने अबू आदमी से भी बोला कि मुख्यमंत्री को फोन लगा के इनको गिरफ्तार करवाओ। कल मेरे साथ साध्वी प्राची और संगीत सोम दोनों बैठे थे। मैंने ओझा साहब समाजवादी पार्टी के नेता को बोला कि मैं इनको बिठा के रखता हूं, आप मुख्यमंत्री और डीजीपी को फोन लगाओ, इनको गिरफ्तार करवाओ। वो हिलने को राजी नहीं थे। आपके सहयोगी हैं, आपकी सरकार चला रहे हैं वो। आप भी सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, वो भी करते हैं और फंसाते बेचारी बीजेपी को है। आप बोलिए, मैं बोलूं? बोलिए। ये देश कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। एक तो जिस तरह से हम लोग बाग इस महत्वपूर्ण विषय पे, क्योंकि जब तक मैं मानता हूं कि अब देश में स्थिति ये है कि सांप्रदायिकता का नंगा नाच रुकना चाहिए। ये स्थिति बनाई किसने? राजीव त्यागी जी, ये स्थिति बनाई किसने? देखिए, मैं जानना चाहता हूँ, ये स्थिति बनाई किसने? ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, ये बनाई, इसके अलावा किसी ने नहीं बनाई। ये बनाई भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। और मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि हम क्या बनाने चले थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर की तख्ती लगा बैठे, कहीं मस्जिद की तख्ती लगा बैठे। हमसे तो परिंदे अच्छे जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग जब मंदिर मस्जिद की राजनीति करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग जब सांप्रदायिक विद्वेष की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग हिंदू और मुसलमान को डिवाइड करने की बात करेंगे, जब बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग जब मंदिर मस्जिद की राजनीति करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग जब सांप्रदायिक विद्वेष की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग हिंदू और मुसलमान को डिवाइड करने की बात करेंगे, जब तक देश पिछड़ता रहेगा। हमारा देश बढ़ता हुआ देश है, हमारा देश शैशव काल में देश है। हमारे देश को आज के समय में सिर्फ शांति चाहिए और उसके लिए हिंदू और मुसलमान दोनों को टॉलरेंस चाहिए। हम लोगों को बात नहीं होगी, हम लोगों को सहन करना होगा। बिल्कुल शैशव काल में, अभी शैशव काल में इसने कहा है, डिबेट हो रही है, परिपक्वता एक प्रवृत्ता आ गई है। अगर शैशव हमारा 65 वर्ष में है तो हमारी परिपक्वता कब आएगी फिर? यही तो मैं जानना चाहता हूँ राजीव त्यागी से। यही तो मैं राजीव त्यागी से जानना चाहता हूँ, कब तक बच्चे रहेंगे और कब तक हम राजनीतिक दलों के हाथों में खेलते रहेंगे? शैशव काल में भी जो विक्रम सिंह साहब ने कहा, हम लोग बाग परिपक्व हैं, हम लोग बाग जानते हैं कि हम लोगों को साथ रहना है, हम लोग जानते हैं हम लोगों को साथ रह करके देश की तरक्की में हम अपना योगदान देना पड़ेगा। होना यह चाहिए था जो मलिक साहब ने कहा, मैं सहमत उनकी बात से कि हिंदुओं की पंचायत में मुसलमान जाते हैं और मुसलमान की पंचायत में हिंदू जाते हैं। बहुत बड़ा सबको साथ रहने की जरूरत है भैया, सबको साथ रहने की जरूरत, सबको साथ रहने। बीजेपी को गले लगा लीजिए दीपक जी, बीजेपी अपना सांप्रदायिकता का एजेंडा छोड़ दे तो हम उसको गले लगाने की बात करेंगे। सांप्रदायिकता का एजेंडा छोड़ दे बीजेपी आज देश में सबको साथ लेने की बात है तो हम लोग आज छोड़ देंगे। अभी आप लैपटॉप है, अभी आप जरूरत में लगाते हैं गले, बीजेपी की साइड पे आप दीपक जी जरूरत में गले लगाते हैं। कल सरकार करिए, मलिक साहब को गले लगा लीजिए, मलिक साहब को तो लगा लीजिए, ये जरूरत में लगा लीजिए, ये जरूरत में गले लगाते हैं। वैसे भी जाट वोट आपको मिलेंगे। दीपक जी, मैं इस पे एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। 7 तारीख की जो पंचायत का डिस्पर्सन हुआ, 7 तारीख की पंचायत का डिस्पर्सन हुआ कि भाई कल से नईमा कांड एक हुआ था पहले, वहां उसी की तर्ज पर धरना लिया जाएगा और धरना शुरू कर दिया गया 7 तारीख की पंचायत के बाद। जब 7 तारीख की पंचायत प्रोसीड कर गई, वहां से डिस्पर्स कर गई, एक ही साथ 5 जगहों पे हमला होना पंचायत से वापसी पे जाते हुए एक साथ, यानी उसको कोई समुदाय नहीं कर सकता उस हमले को। उसमें कौन सी ताकतें ऐसी रही जिसने ये प्लान किया कि पंचायत लौटेगी, इन 5 सड़कों से वापसी लोग लौटेंगे जिन पे सुबह गए और 5 सड़कों पे एक साथ हमला कराया जा, वहां हथियार भिजवाया जा, वहां पहले से तैयारी करके टोड़े सर पे रखे उस पे छतों पे पहुंचा दिया जा। इसमें आज भी कोई भी चैनल या कोई भी पत्रकार इस बात पे बोलने को तैयार नहीं कि 5 जगह जोली, बसधड़ा, पुरबालियान,
और किस तरह से मीरापुर और रामपुर के बीच में एक ही समय पे एक डिस्टेंस से जब पंचायत लोग गए, शेरनगर, जब एक जगह से लोग डिस्पर्स हुए और उनकी तैयारी यह थी कि कल से शांतिपूर्वक धरना चलेगा, और जब ये 16 लीडर्स जिनके नाम आज एफआईआर में हैं, इन 16 लीडर्स को पंचायत ने भेज दिया कि आप निर्णय करके लाइए इस पर आगे क्या निर्णय होना चाहिए। इन 16 लीडर्स ने निर्णय लिया कि कल से यहां शांतिपूर्वक धरना चलेगा। यानी जो फासिस्ट ताकतें थी वो कौन थी, जिन्हें यह पता था अगर ये धरना चल गया तो यहां शांति का माहौल पैदा हो जाएगा, और जिन नेताओं के नाम, चाहे वो राकेश टिकैत के नाम, चाहे वो हुकम सिंह जी के नाम, चाहे वो हरिंदर मलिक के नाम, चाहे किसी भी पार्टी के नेता के नाम मुकदमा दर्ज है, उन सब की राय 16 आदमी की ये बनी कि यहां धरना शुरू होना चाहिए अन्याय के खिलाफ। शाहिद सिद्दीकी जी, आपने कह लिया अपनी बात। शाहिद सिद्दीकी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मलिक साहब बहुत एक तरफा बात कह रहे हैं। सच्चाई ये है कि वहां पे जो सीडी बांटे गए और पिछले 8-10 दिन से जो वाकयात हो रहे थे, लोगों को बसों से उतार के, ट्रेन से उतार के एक समुदाय के लोगों को मारा जा रहा था, और जो ये आई पंचायत 7 तारीख की, इसमें हजारों लोग ट्रैक्टरों में, ट्रॉलियों में भर के, हाथों में तलवारें लेके, हथियार लेके, हिलाते हुए, हथियार घुमाते हुए मुस्लिम मोहल्लों से निकल के आए सुबह को, तो वो पूरा माहौल बनाया गया और वहां जो भाषण हुए वो बड़े उत्तेजित भाषण हुए। उसकी सारी सीडीज मौजूद हैं, उसकी इंक्वायरी करके आनी चाहिए। और वहां से जब निकले हैं ये, तो भी उत्तेजना के साथ निकले। अब मुझे कहने दीजिए बात, मैंने सुनी थी मलिक साहब आपकी बात, मुझे कहने दीजिए। और उसके बाद जो कत्लेआम हुआ है वो 8 तारीख को हुआ है। 7 तारीख की पूरी रात को तैयारी हुई है हमले करने की। 7 तारीख की शाम तक 15 आदमी मर चुके थे। 7 तारीख की शाम तक 15 आदमी मर चुके थे। मैं इसमें डीप नहीं जाऊंगा। ये आरोप पूरे हालात को देखने को मलिक साहब शाहिद भाई, हमें लग रहा है कि मेरी मर्यादा की सीमा लाग रहा है। मर्यादा, डॉक्टर विक्रम सिंह आपके क्लोजिंग, आपको क्या लगता है ये रोका जा सकता था? ये बिल्कुल रोका जा सकता था मान्यवर। आप सबके ओजस्वी भाषण सुन करके सभी प्रभावित होंगे। मेरा केवल एक निवेदन करना है कि पंचायतें इसका निर्णय नहीं करती हैं कि किसकी गिरफ्तारी होनी है, किसकी नहीं होनी है, और पंचायतों के माध्यम से अगर कानून व्यवस्था चलेगी तो हमेशा लचर और फेल होगी। मान्यवर एक चीज और समझ लें कि पंचायतों के माध्यम से शासन प्रशासन नहीं चलता है। शासन प्रशासन चलता है केवल कानून से, और जब कभी सांप्रदायिक स्थितियां आती हैं तो प्रशासन एक नंगी तलवार हो जाता है और वो नहीं देखता है सांप्रदायिक भाजपा या कांग्रेस। पंचायत सारे इलाके की होती है। एक विद्वान वक्ता ने, पंचायत थी ये, सांप्रदायिक पंचायत थी बिल्कुल, और ये आग लगाने के लिए पंचायत थी, ये हमला करने के लिए पंचायत थी, ये पंचायत शाहिद सिद्दीकी साहब। चलिए मैं नहीं चाहूंगा कि इस तरह से जाए गए, मैं नहीं चाहूंगा। लेकिन राजीव त्यागी जी, आप भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आप केंद्र में सरकार चला रहे हैं और मुजफ्फरनगर यहाँ से 150 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है जहाँ से प्रधानमंत्री रहते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं। 116 किलोमीटर, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से देश में अमन कायम करना चाहती है, अमन के साथ आगे बढ़ना चाहती है, और देश को आगे ले जाने का काम कांग्रेस पार्टी विभिन्न योजनाओं के तहत, विभिन्न लोक कल्याणकारी योजना के तहत कर रही है इस काम को। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ, चुनाव प्रचार नहीं हो रहा है, चुनाव प्रचार नहीं हो रहा है, चुनाव प्रचार नहीं हो रहा है, ये भी गलत है। चलो जिसकी भी गलती है, लेकिन एक सच जनता, एक तो कम्युनिज्म से बाहर निकालिए, सांप्रदायिकता से बाहर निकालिए। हकीकत है, कॉमनल कौन बता रहा? कांग्रेस दोनों तो आपकी सोनिया गांधी कर रही है, तो समाजवादी पार्टी ने रोका क्यों नहीं? आपकी सहयोगी ने रोका क्यों नहीं? आपकी सहयोगी ने रोका क्यों नहीं? आपके सहयोगी ने रोका क्यों नहीं? इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। आपके सहयोगी ने रोका क्यों नहीं? उनकी गलती है और उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए इस बात के लिए। आप बर्खास्त कर दीजिए, इस्तीफा देना, आप बर्खास्त कर दीजिए पहले, आप बर्खास्त कर दीजिए, आप बर्खास्त कर दीजिए ना। केंद्रीय सरकार इस्तीफा, आपने कहा कि उनको बयान दिया। चलिए देखिए यहाँ पर हर कोई आदमी सिर्फ एक ही काम करना चाहता है, वो है सियासी रोटियां सेकना। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो बीजेपी हो। लेकिन हमारा आपसे यही अनुरोध होगा
कि कम से कम राजनीतिक पार्टियों के भड़कावे में ना आए, क्योंकि उनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है और हमारा काम इंसानियत का। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।